तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 14th ऑफ अगस्त 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है इंडिया साकू ट्रेड टॉक्स। तो इंडिया ने सदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट का टर्म ऑफ रेफरेंस विच इज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर लिया है। अब टर्म ऑफ रेफरेंस में होता क्या है? टर्म ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑफ नेगोशिएशन कि किन मुद्दों पे हम ट्रेड करेंगे, ये इसमें मेंशन्ड होता है। सो इंडिया एंड साकू के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। एंड व्हाट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली लोअर टैरिफ्स पे ट्रेड होता है। ट्रेड टैरिफ्स को एलिमिनेट नहीं किया जाता है, इसे कम कर दिया जाता है, लोअर रेट पे होता है ये प्रेफरेंशियल ट्रेड। अब सदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन की बात कर लेते हैं। तो ये सदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन है क्या? तो जो कस्टम्स यूनियन का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में प्रेफरेंशियल ट्रेड करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, प्रेफरेंशियल ट्रेड मतलब होता है ट्रेड ऑन लोअर टैरिफ्स, और जो मेंबर कंट्रीज नहीं है उनके खिलाफ एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाया जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम्स यूनियन। अब सदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन के मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो मेंबर्स आर साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नमीबिया, लेसोतो एंड इस्वातिनी। अब इनके लोकेशंस देख लेते हैं हम लोग। तो नमीबिया इज दिस वन, दिस ब्लॉक इज नमीबिया। साउथ अफ्रीका तो हम जानते हैं ये साउथ अफ्रीका है। दिस इज बोत्सवाना, ये है आपका इस्वातिनी, दिस वन। एंड दिस लैंडलॉक कंट्री इज लिसोतो। साउथ अफ्रीका के अंदर जो लैंडलॉक कंट्री है उसका नाम है लिसोतो। तो दीज फाइव कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ सदर्न अफ्रीका कस्टम यूनियन, जो जिसका इंडिया के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर लिया गया है। तो अगर सदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन की बात कर ली जाए तो इट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन, तो ये बात याद रखिएगा। अगर पॉपुलेशन की साइज की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 70 मिलियन लोग रहते हैं। इकोनॉमिक आउटपुट इज 500 बिलियन। और करंट मूव की बात की जाए तो इंडिया एंड साकू हैव साइंड टर्म ऑफ रेफरेंस टू स्टार्ट टॉक्स फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज ट्रेड एग्रीमेंट ऑन लोअर टैरिफ ऑन सिलेक्टेड सेक्टर्स। तो इंडिया ने सिलेक्ट कौन कौन से सेक्टर्स को किया है? इंडिया ने सिलेक्ट किया है ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे उन पे साकू लोअर टैरिफ लगाएगी। अभी जो ट्रेड चल रहा है हमारा इंडिया और साकू के बीच, तो वो ट्रेड है नियरली 17 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से इंडिया एक्सपोर्ट करता है 7.5 बिलियन डॉलर। लगभग इस ट्रेड में 500 आइटम्स है जिनके ऊपर ट्रेड होता है, मतलब ट्रेड बास्केट है 500 आइटम्स का। साउथ अफ्रीका का 90% शेयर है इंडिया के साथ इस साकू ट्रेड में, मतलब लगभग 90% ट्रेड ओनली साउथ अफ्रीका के साथ होता है हमारा। अब ये ट्रेड पैक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज लोअर टैरिफ कैन इंप्रूव एक्सेस। मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो टैरिफ के डर से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हायर टैरिफ के डर से, अब उनके लिए भी मार्केट ओपन हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और इसके कारण जब साकू के साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा तो मोर अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब अफ्रीका यूनियन में 55 मेंबर कंट्रीज है, उनके साथ भी हमारा ट्रेड पैक्ट स्टार्ट होने की संभावना है। तो दिस वाज द न्यूज। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू साकू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साकू कंप्राइजेस साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नमीबिया, लेसोतो एंड इस्वातिनी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया एंड साकू हैव साइंड द टर्म ऑफ रेफरेंस टू बिगिन नेगोशिएशन फॉर अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। बिल्कुल सही, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट याद रखिएगा, इसका मतलब लोअर टैरिफ होता है, ना कि टैरिफ एलिमिनेशन। एंड साउथ अफ्रीका अकाउंट्स फॉर नियरली 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड विद साकू, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एंड साकू इज अ फ्री ट्रेड एरिया विदाउट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। नहीं, साकू इज नॉट अ फ्री ट्रेड एरिया, इट is a trade area with lower tariff with common external tariff for outsiders. So fourth statement is incorrect. So the correct answer is 1, 2 and 3. So 1, 2 and 3. हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है वैश्य टेकरी स्तूपा ऑफ उज्जैन। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से एक्सकवेशन किया जाएगा।
कहा जाता है दिस स्तूपा इज रिलेटेड टू अशोका बिकॉज अशोका बिफोर बिकमिंग द एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। तो ये अनुमान लगाया जाता है दैट अशोका बिल्ड दिस स्तूपा। सो इसके प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने के लिए और एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी को सेट करने के लिए ये एक्सकेवेशन किया जा रहा है, ये फाइंड करने के लिए कि इज इट एक्चुअली रिलेटेड टू अशोका और नॉट। तो एएसआई सम रिकॉर्ड्स लिंक्स स्तूपा विद अशोका। तो ये पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। पहले लोकेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है आपका उज्जैन एंड वैश्य टेकरी इज अ लार्ज सर्कुलर माउंट रिंग्ड बाय अ रेक्टेंगुलर डिप्रेशन। जैसे ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। द साइट लाइज अबाउट 236 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सांची। ये सांची से लगभग 236 किलोमीटर दूर है। अ फ्रेश एक्सकवेशन इज बीइंग प्लान्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एएसआई और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है फॉर फ्रेश। द स्तूपा इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 350 फीट इन डायमीटर एंड एटलीस्ट 100 फीट हाई। मतलब 300 फीट का डायमीटर है एंड 100 फीट ऊंचाई है इसकी। अगर अर्लियर एक्सकेवेशन की बात की जाए तो 1938 एंड 39 में, इससे पहले इस प्लेस का एक्सकवेशन हो चुका है वैश्य टेकरी स्तूपा का। द 1938-39 excavation exposed the main stupa and remains of two smaller stupa। ये दो स्मॉलर स्तूपा है और ये मेन स्तूपा है। द कंस्ट्रक्शन वाज डिस्क्राइब्ड एज पेक्यूलियर, मतलब इससे पहले ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड यूजुअली लार्ज ब्रिक्स सम ओवर 22 इंचेस, मतलब यहाँ पे लार्ज ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है इस स्तूपा को बनाने में। यहाँ पे अवंती कॉइन्स भी मिले हैं और पंचमार्क कॉइन्स भी मिले हैं। दीज डिस्कवरीज सपोर्ट अ मौर्यन पीरियड डेट, मतलब ये जो अवंती कॉइन इज डेटेड बैक टू मौर्यन एरा ऑफ महाजनपद, इसलिए इसको मौर्य डायनेस्टी से एसोसिएट किया जा रहा है अराउंड 3rd century BC। तो evidence points to a major Maurya era Buddhist site because Avanti was a Mahajanpad during मौर्य पीरियड और ये कहा था, ये मालवा रीजन में था। अगर अशोक लिंक की बात की जाए तो सम रिकॉर्ड्स एसोसिएट द साइट विद एम्परर अशोक एंड हिज वाइफ देवी बिकॉज जो ये उनकी वाइफ देवी थी, शी वाज द डॉटर ऑफ अ merchant of Vidisa and during that period merchant are basically belongs to वैश्य community, इसलिए वैश्य टेकरी को अशोका से एसोसिएट किया जा रहा है। दो लिंक्स मिल गए हैं, एक तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उज्जैन के गवर्नर थे अशोका, बट इसे अभी कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश नहीं किया गया है अभी कंक्लूजन, क्योंकि पूरी तरीके से साक्ष्य नहीं मिले हैं इसके, तो इसीलिए एक्सकवेशन किया जा रहा है। तो however the Ashoka link is not conclusively proven archaeologically, the site is also linked in tradition with कनक गिरी विहार, मतलब एंशियंट टेक्स्ट में कनक गिरी विहार मेंशन किया गया है इन द उज्जैन रीजन, इन द मालवा रीजन। तो माना जा रहा है कि ये कनक गिरी विहार इज नथिंग बट दिस स्तूपा। हुआन सेंग अपने अकाउंट में भी बताया है इस स्तूपा के बारे में। दिस एसोसिएशन टू रिमेन्स अनप्रूवन, अभी इस चीज की भी पुष्टि नहीं की गई है। और फ्रेश एक्सकवेशन में क्लैरिफाई द साइट्स क्रोनोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस, इसलिए ये एएसआई की मदद से ये एक्सकवेशन करवाया जा रहा है ताकि फ्रेश एक्सकवेशन से ये पूरा टाइमलाइन, जो टाइमलाइन है वो क्लैरिफाई हो सके। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू वैश्य टेकरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज लोकेटेड इन उज्जैन, मध्य प्रदेश, करेक्ट स्टेटमेंट। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कंक्लूसिवली प्रूव दैट द स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर, नहीं, अभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। Earlier excavation yielded Punchmark coins and Avanti coin. This is correct statement. इसी से मौर्य पीरियड के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। The period of Mahajanpadas. The stupa has been broadly dated to Maurya period. This is correct. Broad classification में इसको डेट किया जा रहा है of Maurya period. So 1, 3 and 4. This is correct. याद रखिएगा 1938-39 में इसको पहली बार एक्सकवेट किया गया था और यहाँ पे पंचमार्ग एंड अवंती कॉइन मिला है। दैट्स व्हाई दिस इज विद मौर्य पीरियड, मतलब अभी कंक्लूसिवली उस चीज को सिद्ध नहीं किया गया है, तो उसके लिए एक्सकवेशन किया जा रहा है।
तो हमारा अगला टॉपिक है संचार मित्र स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये संचार मित्र स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्चेस नेशन वाइड आउटरीच। तो ये एक आउटरीच इनिशिएटिव है तो प्रमोट टेलीकॉम अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए एंड डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा, संचार मित्र स्कीम। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्चेस संचार मित्र स्कीम नेशन वाइड टू एम्पावर यूथ एज डिजिटल एम्बेसडर। तो कुछ यूथ्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्हें संचार मित्र या डिजिटल एम्बेसडर्स कहा जाएगा, वो इस इनिशिएटिव को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेशंस आउटरीच इनिशिएटिव। तो ये पूरा स्कीम है क्या? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अंडर विच स्टूडेंट वॉलेंटियर विल सर्व एज संचार मित्र और डिजिटल एम्बेसडर। तो ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इनको संचार मित्र या डिजिटल एम्बेसडर्स बनाया जाएगा। ये क्या करेंगे? ये प्रमोट करेंगे टेलीकॉम अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी अमंग पब्लिक एंड अदर स्टूडेंट्स के बीच। ये डिजिटल लिटरेसी एंड टेलीकॉम अवेयरनेस को प्रमोट करेंगे। इट बिल्ड्स अ ब्रिज बिटवीन यूथ educational institution and the telecom ecosystem. Youth volunteers become digital ambassador for telecom awareness and literacy. संचार मित्र जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों के बीच। दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेशन वाइड आउटरीच। तो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा इसके द्वारा। इसके लिए पहला आउटरीच स्थापित किया है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन असम LSA फील्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो सबसे पहला आउटरीच कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है? असम में। तो इसका वेन्यू है BSNL भवन गुवाहाटी। पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड स्टूडेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन सच एज IIT, IIIT एंड NIT। तो यहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये मैटर क्यों करता है? इट मैटर्स बिकॉज इट एनकरेजेस पीयर टू पीयर अवेयरनेस अमंग यूथ। मतलब लोग आपस में अवेयरनेस फैलाएंगे। पीयर टू पीयर अवेयरनेस सपोर्ट्स टेलीकॉम अवेयरनेस एट ग्रास रूट्स। जन जन तक ये मुहिम पहुंचाई जाएगी ताकि लोग फ्रॉड से बच सके। आजकल जितने भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं और डिजिटल सुविधाएं जितनी दे रही है सरकार, उनसे लोगों को अवगत करवाना एंड डिजिटल फ्रॉड से लोगों को अवेयर करना। तो इट इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर, strengthen the connection between government outreach and communities. The scheme combines youth participation with grassroots digital outreach. So this was the news. चलिए क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the Sanchar Mitra scheme, consider the following statements. It has been launched by the Department of Telecommunication, बिल्कुल सही, which comes under Ministry of Communication, याद रखिएगा। It seeks to engage students as digital ambassador for telecom awareness and digital literacy. इसका main purpose. The first outreach session under the expanded scheme was organized by Assam LSA in Guwahati. बिल्कुल सही। तो ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ और इसका मेन एम पर्पस क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट में डिफाइंड है। The scheme is implemented under the Ministry of Electronics and Information Technology। तो नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का ये मुहिम है। सो नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये इससे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। स्कीम्स संचार मित्र एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। टारगेट ग्रुप स्टूडेंट वॉलंटियर्स। रोल इनका रहेगा स्टूडेंट वॉलंटियर का टू बिकम अ डिजिटल एम्बेसडर एंड रीच पीपल, और वहां पे लोगों के बीच टेलीकॉम अवेयरनेस एंड डिजिटल अवेयरनेस फैलाए। टेलीकॉम अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी को फैलाना इनका मेन फोकस है। पहला आउटरीच असम, BSNL भवन गुवाहाटी। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व IIT, IIIT, NIT। तो जो मैंने MCQ के सॉल्व करवाने के दौरान बताया था, एग्जाम ट्रैप में आपको कह सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है, जबकि ये इनिशिएटिव है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। ये याद रखिएगा।
हमारा अगला आर्टिकल है, 3 new cascade frog species have been discovered by the professor of Delhi University. His name is SD Biju और इन्हें फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये 3 स्पीसीज कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो व्हाट वाज डिस्कवर्ड? टीम लेड बाय प्रोफेसर SD Biju ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, पॉपुलरली नोन एज फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया, उन्होंने 15 साल फील्ड रिसर्च करने के बाद इन द रॉकी स्ट्रीम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया उन्होंने ये 3 स्पीसीज को फाइंड किया है। वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट हिल स्ट्रीम्स, द टीम आइडेंटिफाइड न्यू स्पीसीज, 3 new स्पीसीज। मतलब SD बीजू और उनकी टीम ने 3 नए फ्रॉग्स की स्पीसीज को डिस्कवर किया है और इन सब फाइंडिंग्स को उन्होंने पब्लिश करवाया है बुलेटिन ऑफ म्यूजियम ऑफ कंपैरेटिव जियोलॉजी में। द फ्रॉग बिलोंग्स टू द जीनस एमोलॉप्स, ये इनका जीनस है एमोलॉप्स, कॉमनली कॉल्ड कैस्केड फ्रॉग्स। इनको कैस्केड फ्रॉग्स भी कहा जाता है। रिसर्चर अभी तक 300 वैरायटी ऑफ कैस्केड फ्रॉग्स का को डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। इनको आइडेंटिफाई किया गया है बाय DNA एनालिसिस, फील्ड सर्वे एंड कंपैरिजन ऑफ एडल्ट फ्रॉग्स एंड टैडपोल्स के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया है। अराउंड 100 नोन स्पीसीज ऑफ एमोलॉप्स अकर अराउंड एशिया, मतलब अभी एशिया में लगभग इस एमोलॉप्स फ्रॉग्स के लगभग 100 स्पीसीज पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में 300। अब नाम देख लेते हैं और उनके लोकेशंस देख लेते हैं। तो पहला है एमलोप्स अमाची, ये कहाँ पाया गया है? ये त्रिपुरा में पाया गया है, जम्पुई हिल्स में, त्रिपुरा के जम्पुई हिल्स में पाया गया है। इट इज नेम्ड आफ्टर पद्मिनी वर्के, जो जिनको फाउंडली कहा जाता है अमाची, तो इनके नाम पे इसको रखा गया है अमाची एमलॉप। लोकेशन याद रखिएगा, त्रिपुरा में ये पाया गया है। एमलॉप्स सेंदेनियो कहाँ पाया गया है? ये नागालैंड में पाया गया है, नेम्ड आफ्टर सेंदेनियो विलेज, गांव के नाम पे रखा गया है। एंड एमलॉप्स बेला, बिकॉज ऑफ हर ग्रीन कलर, हिज ग्रीन कलर, ये कहाँ पाया गया है? ये वेस्ट बंगाल में पाया गया है, नेम फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन बॉडी विथ मोजाइक पैटर्न। तो ये 3 याद रखिएगा, एमलॉप्स अमाची, एमलॉप्स सेंदेनियो एंड एमलॉप्स बेला। अगर पूछा जाए कि ये तीनों किस चीज के वैरायटी है, तो आप बताइएगा ये फ्रॉक्स की वैरायटी है। अगर ये क्यों मैटर करता है, इसका रेलेवेंस क्या है, तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो 2 इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर अकर करता है, विच इज हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और यहाँ पे वर्ल्ड के रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं विच आर अभी तक उनको अनडॉक्यूमेंटेड रखा गया, मतलब अभी तक उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, इतने सारे स्पीसीज हैं। So the discovery highlights how much biodiversity in eastern and north eastern India remains under documented. अभी इनको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट ने। The rise of Himalayas played an important role in shaping their present distribution. मतलब बिफोर द राइज ऑफ हिमालयाज इनका लोकेशन कहीं और था और हिमालय के ऊपर उठने से इनका प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हुआ है। तो बस नाम याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा, कौन से हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाया गया है, तो हिमालय एंड इंडो बर्मा, तो ये याद रखिएगा, ये फैक्ट है। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर SD बीजू। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द 3 न्यूली आइडेंटिफाइड कैस्केड फ्रॉग स्पीसीज फ्रॉम इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एमलोप अमाची was discovered in Tripura, correct. Amlops sendeu was discovered in Nagaland and Amlops bela was discovered in West Bengal. All 3 statements are correct. All 3 species belongs to genus Amlops. This is also correct. So 1, 2, 3, 4 all are correct. So all the statements were correct. फ्रॉग का जीनस एमलॉप्स याद रखिएगा, कॉमन ग्रुप कैस्केड फ्रॉग कहा जाता है। रिसर्चर हु फाउंड देम प्रोफेसर SD बीजू, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं। दुनिया में 300 प्रकार के एमलॉप्स पाए जाते हैं। मेजर डाइवर्सिफिकेशन अराउंड 32 मिलियन ईयर्स अगो। और ये इन तीनों के प्लेसेस याद रखिएगा, एमलॉप्स अमाची त्रिपुरा, एमलॉप्स सेंदेव नागालैंड एंड एमलॉप्स बेल बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। और जो 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की मैंने बात की, दैट इज हिमालय एंड इंडो बर्मा। तो दिस वाज द न्यूज। आज का अगला आर्टिकल है, पुतिन विजिट टू डिस्प्यूटेड इतुरुप आइलैंड।
तो रशिया इतरूप आइलैंड को एडमिनिस्टर करती है एंड जापान इसको अपना मानता है। जापान कहता है कि ये होकाइडो का पार्ट है। तो चलिए पूरा न्यूज क्या है देख लेते हैं। Putin pay his first visit to Pacific island chain claimed by Japan, drawing protest from Tokyo. So, Vladimir Putin made his first visit to Iturup Island on 13th of August 2026. Iturup is one of the islands administered by Russia but claimed by Japan. चलिए पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रशिया का सखालिन प्रोविंस है एंड जापान का होकाइडो है। तो यहाँ से जो ऊपर कुरिल आइलैंड्स कहा जाता है इन्हें, तो कुरिल आइलैंड्स के नीचे जितने भी 4 आइलैंड्स हैं, दैट इज इतुरुप, कुनाशीर, शिकोटन एंड हाबोमाई। तो ये 4 आइलैंड रशिया एडमिनिस्टर करता है, जिसको जापान अपना बताता है। जापान कहता है कि ये होकाइडो का पार्ट है एंड रशिया कहता है ये सखालिन का पार्ट है। ये डिस्प्यूट अराइज हुआ था ड्यूरिंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो आइलैंड का नाम याद रखिएगा, एटुरुपु, जिसको एटुरुपु जापान कहता है इसे एंड इतुरुप कहते हैं बाय रशियन गवर्नमेंट, इसे इतुरुप कहता है। पुशानीर कहता है रशिया एंड पुशानीरी कहता है इसे जापान। तो ये 4 आइलैंड इन्वॉल्व है, इतुरुप, पुशानीर, सिकोतन एंड हाबोमाई। ये 4 डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। जापान कलेक्टिवली कॉल देम नदर्न टेरिटरीज। तो ये याद रखिएगा, ये सारे आइलैंड पैसिफिक में है और ये किनके बीच है, ये जापान और रशिया के बीच डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट पहले बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में चल रहा था और लग रहा था कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट 2022 के रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो जो जापान ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसके कारण ये मामला और बिगड़ गया है। तो इतुरुप इज वन ऑफ द आइलैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय रशिया बट क्लेम्ड बाय जापान, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली कॉलिंग द 4 डिस्प्यूटेड आइलैंड इट्स नदर्न टेरिटरी। होकाइडो का पार्ट मानता है इसे जापान। रशिया ट्रीट्स देम एज पार्ट ऑफ द सदर्न कुरिल्स। मैंने दिखाया सखालिन रीजन, कुरिल्स ऊपर के आइलैंड्स को कुरिल्स कहते हैं और सखालिन, दिस इज द सखालिन प्रोविंस। The visit is a visible assertion of Russian control. The dispute dates back to Soviet takeover in 1945. मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के दौरान इसे रशिया ने सोवियत, उस समय के सोवियत यूएसएसआर ने इसे टेक ओवर कर लिया था। तब से ये डिस्प्यूट चला आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस अनरिजॉल्व डिस्प्यूट रशिया एंड जापान स्टिल लैक अ फॉर्मल पोस्ट टू वर्ल्ड वॉर पीस ट्रीटी, अभी तक, जिसके कारण अभी तक रशिया एंड जापान में पीस ट्रीटी साइन नहीं हो पाई है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और जापान कहता है इन 1885 द ट्रीटी ऑफ शिमोदा इज अ हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट। जब जापान का क्लेम हुआ करता था इन आइलैंड्स पे, उसका हवाला देके जापान इसे अपना पार्ट बताता है। जापान डज नॉट क्लेम द एंटायर कुरिल चेन, मतलब इसके ऊपर के जितने आइलैंड्स है जापान उनको क्लेम नहीं करता। Strategic North Pacific location gives the dispute long-term importance because यहाँ पे hot and cold ocean currents मिलते हैं, तो ये फिशरीज के लिए बहुत ही suitable grounds है। तो इस कारण भी इस पे क्लेम करती है दोनों देश। और यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भी, पानी की बहुत संभावना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द रशिया जापान डिस्प्यूट ओवर द सदर्न कुरिल आइलैंड्स नदर्न टेरिटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Iturup, known as Etorpu in Japan, is administered by Russia but claimed by Japan. This is correct statement. Iturup को एडमिनिस्टर करती है रशिया बट उसे क्लेम करता है जापान। उसका नाम जापान के अनुसार उसका नाम है एतोरपू एंड रशिया के अनुसार उसका नाम है इतुरुप। जापान क्लेम्स द एंटायर कुरिल आइलैंड चेन फ्रॉम रशिया। नहीं, जापान ओनली 4 आइलैंड्स को क्लेम करती है। द टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैज prevented Russia and Japan from signing a formal post-war World War peace treaty. अभी तक जापान और रशिया के बीच पीस ट्रीटी नहीं साइन हो पाई है because of this dispute. Japan refers to the 4 disputed islands collectively as the Northern Territories. So this statement is also correct. 1, 3 and 4. तो ये याद रखिएगा इनका लोकेशन, इनके नाम इतुरुप, पुनाशीर, शिकोतन एंड हाबोमाई। तो ये कहाँ पे है? ये है इन पैसिफिक, नॉर्दर्न पैसिफिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक। तो डिस्प्यूट है बिटवीन रशिया एंड जापान। नेक्स्ट आर्टिकल इज बिहार एंड तेलंगाना के बीच एग्रीकल्चर ऑपरेशन पे सहमति बनी है।
तो बिहार तेलंगाना में कृषि सहयोग पर बनी सहमति। चलिए पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग इन तेलंगाना सेक्रेटेरिएट एट हैदराबाद, जो कृषि मंत्री हैं बिहार के विजय कुमार सिन्हा एंड थुमेला नागेश्वर राव, जो तेलंगाना के कृषि मंत्री है, उन्होंने आपस में एग्रीकल्चरल इंटर स्टेट एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन पे सहमति बनाई है। इनका फोकस एरिया रहेगा एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शेयर करने का, इनोवेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का एंड सक्सेसफुल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो एक दूसरे के स्टेट में होती हैं, उन सक्सेसफुल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को शेयर करना। गोल है हमारा इंस्टीट्यूशनल नॉलेज शेयरिंग बिटवीन द टू स्टेट्स। तो इन बातों पे सहमति बनाई गई है। जैसा कि देखा जाए इन दिस एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, बिहार फार्मर्स को तेलंगाना से ऑयल पाम की कल्टीवेशन के रिगार्डिंग, उसके प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग और उसे एडिबल ऑयल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। सिमिलरली तेलंगाना को क्या मिलेगा, तो तेलंगाना के फार्मर्स को बिहार से मखाना कल्टीवेशन के बारे में सीखने को मिलेगा, मखाना की प्रोसेसिंग कैसे होती है एंड मखाना के मार्केटिंग की कैसे होती है उसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो मखाना कल्टीवेशन, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग पे फोकस रहेगा। तेलंगाना के फार्मर्स को ये बेनिफिट्स मिलेगा और बिहार के फार्मर्स को ऑयल पाम कल्टीवेशन कैसे होता है, उसको एडिबल ऑयल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। सो द फोकस एरिया इज प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो इससे फार्मर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपोजर मिलेगा थ्रू ट्रेनिंग एंड स्टडी विजिट्स। इनको बिहार आके फील्ड मखाना कैसे कल्टीवेट किया जाता है उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो प्रॉपर फील्ड विजिट से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। देन प्रोसेसिंग के बाद उसमें वैल्यू ऐड होता है, उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है जिससे फार्मर्स को प्रॉफिट होगा, तो फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा इससे। सो फोकस गोज बियॉन्ड कल्टीवेशन टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग एज वेल। इससे क्रॉप डाइवर्सिफाई होगा, बिहार में पाम ऑयल का कल्टीवेशन स्टार्ट हो सकता है एंड तेलंगाना में मखाना। एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इससे प्रमोट होगा, साइंटिस्ट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन विल सपोर्ट फास्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, with reference to the recent Bihar Telangana Agricultural Cooperation Initiative, consider the following statements. Bihar farmers will receive exposure to oil palm cultivation, processing and oil extraction technique in Telangana. This is correct. The Telangana farmers will study makhana cultivation, value addition and marketing practices in Bihar. ये भी सही है. The initiative also envisages the cooperation among scientists, experts, and technical institutions to address climate change-related agricultural challenges. This is also correct, and the agreement is primarily aimed at promoting wheat cultivation in both states. ना palm oil and makhana cultivation पे focus किया गया है. So 1, 2 and 3 statement is correct. So this is the answer. हमारा अगला आर्टिकल है रिलेटेड टू बिहार कैबिनेट के ने 11 मेजर डिसीजंस लिए हैं which focuses mainly on youth and solar rooftop installations. तो क्या है ये पूरा न्यूज देखते हैं। तो बिहार कैबिनेट ने लगभग 1000 करोड़ एलोकेट किए हैं फॉर पीएम सूर्य घर सपोर्ट, 950 करोड़ एलोकेट किए हैं फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 430.08 करोड़ एलोकेट किए हैं फॉर कुशल युवा प्रोग्राम इन 2026-27। और इन सारे जितने भी मेजर पॉलिसीज हैं उनको 2031 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी 2031 तक एक्सटेंड कर दिया गया है एंड कुशल युवा प्रोग्राम को भी 2031 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 11 प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, जो मेन फोकस है ऑन यूथ स्किल, हायर एजुकेशन, रूफटॉप सोलर पुश एंड पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। तो चलिए देखते हैं यूथ एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए सरकार ने क्या किया है। तो यूथ एंड एजुकेशन रिफॉर्म के लिए कुशल युवा प्रोग्राम के लिए सरकार ने लगभग 430.08 करोड़ की फाइनेंशियल आउटले की सहमति दे दी है और इसे एक्सटेंड कर दिया गया 2031 तक। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी 950 करोड़ मिलेंगे और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2031 तक। प्राइवेट आईटीआई एडमिशन अब होंगे जिसके लिए 50% जो सीट्स हैं
वो BSc एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल किया जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट को प्रमोशन मिलेगा। जितने भी लगभग 300 से ज्यादा जो बीएड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री कॉलेजेस बनाए जाएंगे, विच इज प्रपोज्ड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम होगा बेटर एम्प्लॉयबिलिटी, एक्सेस टू एजुकेशन एंड मोर ट्रांसपेरेंट एडमिशन। इसके अलावा अगर डिटेल में बात की जाए पीएम सूर्य घर सपोर्ट की, तो पर किलोवाट पे आपको स्टेट सब्सिडी देगी 10,000 रुपए की, एंड मैक्सिमम सब्सिडी होगा 20,000 रुपए का, और ये आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जाएगा। इसके लिए लगभग सरकार ने 1,000 करोड़ का प्रोविजन, टोटल प्रोविजन प्रोवाइड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे 4 सिटीज में, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था। गोवर्धन स्कीम, दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम में जो सीबीजी को प्रमोट किया जा रहा है और इसके प्रोडक्शन को 10 फोल्ड बढ़ाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग बिहार में ये स्टेप लिया गया है। 4 सिटीज को डेवलप किया जाएगा फॉर सीबीजी प्लांट। ये कौन कौन से सिटीज है? ये है आपके गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड बिहार शरीफ। इसके लिए जो इंडस्ट्री है उस 10 एकर्स का लैंड सपोर्ट दिया जाएगा, और फॉर 25 ईयर के लीज पे ये 10 एकड़ का लैंड सपोर्ट दिया जाएगा 25 साल के लीज। और इनका प्राइम फोकस है, जैसे कि मैंने बताया था, जो इनमें यूटिलाइज किया जाएगा सीबीजी के प्रोडक्शन के लिए, वो होगा आपका म्यूनिसिपल वेस्ट। तो म्यूनिसिपल वेस्ट का मैनेजमेंट भी हो जाएगा और क्लीनर फ्यूल इससे जनरेट होगा। और इसमें अदर डिसीजंस की बात की जाए तो ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए लैंड के सेल एंड परचेज के रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। आफ्टर जो मतलब फाइनल प्लान बन चुका है ऑफ डेवलपिंग दिस टाउनशिप, अर्लियर इसे रोका गया था। बिहार सरकार के द्वारा में कहा गया था कि जब तक प्लान ना बन जाए तब तक लैंड के सेल एंड परचेज पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा। अब उस रिस्ट्रिक्शन को अपलिफ्ट कर लिया गया है, बिकॉज फाइनल प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट रेडी है। 221 न्यू टेक्निकल पोस्ट इज बिहार स्टेट पावर ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the recent Bihar cabinet decision, consider the following statement. The Kushal Yuva program has been extended up to 2031. This is correct. An allocation of 950 crore has been approved for the Bihar student credit card scheme. ये भी सही है. Under the state support for PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, residential consumer can receive an additional subsidy of 10,000 per kilowatt, subject to maximum of 20,000. This is also correct. Cabinet approved filling all seats in private ITIs through a common entrance examination. नहीं, only 50% seat इससे fill होगा to bring transparency in examination process. So 1, 2 and 3 इसका correct answer है. So this was all about the article. हमारा अगला आर्टिकल है possible Sangam Age irrigation structure is found near Kolindam river कहाँ है? In Tiruchi district. So possible Sangam age irrigation structure exposed on Kolindam river in Tiruchi district. तो इसे possible Sangam age irrigation आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया गया है। तो villagers stumbled upon the brick and stone structure a few days ago and ASI team inspect and says it probably belongs to early historic period. मतलब संगम से इसे एसोसिएट किया है एएसआई ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में। सो क्या पाया गया है? इसका लोकेशन कहाँ है? सो तिरुचि इज इन तमिलनाडु। ब्रिक एंड स्टोन रिमेन्स वेयर एक्सपोज्ड इन कोलंदम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। ये ट्रिब्यूटरी है। द साइट इज इन तिरुचि डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में है। विलेजर्स फर्स्ट नोटिस द स्ट्रक्चर, गांव के लोगों ने पहले इसे आइडेंटिफाई किया। देन ASI टीम इंस्पेक्टेड द रिमेन्स। जो उनका प्रिलिमिनरी असेसमेंट था वो सजेस्ट करता है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, पॉसिबली द संगम एज, बिकॉज संगम एज के दौरान फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर्स इनके बिलोंग मतलब पाए जाते हैं। यहाँ पे फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर्स यहाँ पाए जाते हैं, तो इसलिए ये साइट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तिरुचि डिस्ट्रिक्ट के कोलिंदन रिवर में ये पाया गया है। Possible evidence of ancient irrigation and water management of Sangamera. Kolindam is part of Kaveri river system. So Kolindam river कहाँ किसका पार्ट है? तो Kaveri river system का पार्ट है ये।
द कावेरी डेल्टा हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन बेस्ड इरिगेशन। कलनाई जो ग्रैंड एंटीकट है, जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर है, जिसे कराईकला चोला ने बनाया था, वो भी कावेरी सिस्टम में, कावेरी रिवर सिस्टम में पाया गया है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम कितना वेल डेवलप्ड था। अभी तक स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट डेट एंड फंक्शन आर नॉट येट कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश हुआ है। इसके बारे में रिसर्च चल रही है अभी एएसआई द्वारा, बट द फाइंड कैन डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली हिस्टोरिक तमिल वाटर इंजीनियरिंग। तो दिस वाज द न्यूज। क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the possible Sangam age irrigation structure discovered in the Kolindam River, consider the following statements. The structure was found in Tiruchi district of Tamil Nadu. ये सही statement है। The Kolidam is part of Kaveri river system. This is also correct. The structure has been conclusively identified by ASI as of Sangam age dam. नहीं, ये गलत statement है। ये अपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कहा गया है कि ये संगम एज है, पर उसके लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस अभी नहीं मिला है। कलानई ग्रैंड एंटीकट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ कराईकला चोला। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये कलानई ग्रैंड एंटीकट है, ये वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर है। These structure are basically used for irrigation purposes. तो इसे बनाया था, ग्रैंड एंटीकट को बनाया था करिकाला चोला ने। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो 1, 2 एंड 4। अगर फैक्ट्स की बात की जाए, तिरुचि डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोलाईदाम कोलेरून रिवर, ये पार्ट है आपका कावेरी रिवर सिस्टम का। इसे आइडेंटिफाई किया है किसने? है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे संगम की एज का बताया है। Probable period early historic possible Sangam age. So this was all about today's current affairs. So thank you.